अरे अरे दीदी, शीशे पे रहम करो रहम, कितनी सुंदर लग रही हो। अच्छा बताना, एंगेजमेंट में ये पहन लूं कैसी लगेगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है दीदी, क्योंकि आपके ऊपर तो सारी साड़ियाँ अच्छी दिखती है। मैं आपके लिए हर्बल फेशियल लाई हूँ, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट। आपका फेशियल तो मैं ही करूंगी। मैं अभी बना के लाती हूँ। मैंने जो खोया है वो कैसे वापस आएगा पापा? दोनों बहनें बेहद खुश लग रही थी। निशा अपनी सगाई की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कुछ ही पल लगे एक परिवार की पूरी जिंदगी उलट-पुलट होने में। बुरे सपने भी इतने बुरे नहीं होते जैसा कि इस परिवार के साथ हुआ। शादी के कुछ दिन पहले ही घर से नकदी और जेवर तो चोरी हुए ही, होने वाली दुल्हन निशा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार सहम गया। अब यहां सवाल यह है कि क्या यह महज एक चोरी की वारदात थी या फिर कोई बड़ी साजिश। ये लो मैडम, तुम्हारा चांस है। एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर। बिल। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। ये आपने 60 रुपीज ज्यादा दे दिए थे। आपका यस सर, कोई नहीं, ये तुम्हारे लिए टिप है। नहीं सर, सॉरी सर, हमारे यहाँ टिप अलाउड नहीं है। दोबारा आइएगा सर। थैंक यू। हाँ, बड़े मजे चल रहे थे। हाँ, देख के नहीं दौड़ सकते? क्यों भाग रहे थे उसके पीछे? अरे वो 60 रुपीज छोड़ के चले गए थे तो उनको वापस करने गया था। हाफ मैराथन दौड़ने की क्या जरूरत थी 60 रुपीज के टिप के लिए? बात 60 की और 60,000 रुपीज की नहीं है, बात एथिक्स की है। उनके पैसे थे तो मैं रखकर क्या करता, मुझे मेरी सैलरी मिलती है। तुम दिन भर काम करते हो, पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं ना। मुझे कम से कम 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं अपनी MBA की स्टडीज के लिए। प्रियंका, घर जाओ। पर दीदी, मैं तो सिर्फ असाइनमेंट के लिए हेल्प। कहा ना घर जाओ। सुनो तो निशा, नेहा, तुम बीच में मत बोलो। और प्रियंका, तुम घर जाओ, मैं तुमसे वहां बात करूंगी। मेरा नहीं, कम से कम अपने चाचा चाची का ही सोच लेती। घर जाओ। और तुम मेरी बहन से दूर रहो। अरे पर मैं कहा ना, मेरी बहन से दूर रहो, उसके आसपास भी मत भटकना, समझे? मम्मी, मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहती थी, पर शायद मेरी बात का कोई असर हो भी नहीं रहा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन गलत संगत में पड़े। पर दीदी, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई की हेल्प के लिए गई थी। ट्रस्ट मी दीदी, नरेश बहुत अच्छा स्टूडेंट है और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है। कॉलेज के बाद जॉब करता है, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता है। देख प्रियंका, मैं चाहती तो अपनी नजर फेर सकती थी, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन गलत संगत में पड़े। तो मेरी बात मान, नरेश अच्छा लड़का नहीं है, मैं जानती हूँ। उसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। प्रियंका बेटा, जब भैया भाभी का देहांत हुआ तब तुम 8 साल की थी। बहुत छोटी थी तुम जब इस घर में आई थी।
और भगवान जानता है कि हमने तुम में और निशा में कभी कोई फर्क नहीं समझा। कल को तुम्हारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगा तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि क्योंकि प्रियंका हमारी अपनी बेटी नहीं थी इसलिए हमने उसके साथ कुछ भी होने दिया। प्रियंका बेटा, वादा करो कि तुम आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। ठीक है चाची, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उससे कभी बात भी नहीं करूंगी। वैसे भी हम दोनों तुम दोनों से यही बात करना चाहते थे कि इन सब मामलों में तुम लोग और भी ज्यादा ध्यान दो अपना। तुम दोनों के लिए रिश्ते आ रहे हैं और निशा के लिए तो कल एक लड़का आने वाला है देखने के लिए, शाम को 4 बजे। ओफो, लड़के वाले आ गए। निशा जल्दी खड़ी हो, उठ उठ। अरे 2 मिनट पकड़ चाची, मैं निशा को तैयार कर दूं। जल्दी। हाय, कितनी प्यारी दिख रही हो दीदी, लड़के वाले देखते ही हाँ कह देंगे। ये लीजिए ना। चाय तो बहुत टेस्टी बनी है और गुजिया तो उससे भी टेस्टी। तुमने बनाया बेटा? नहीं नहीं, दरअसल ये समोसे और गुजिया हमारी छोटी बेटी प्रियंका ने बनाया। हाँ मैंने बनाया है, पर दीदी ने ही तो सब कुछ सिखाया मुझे। हमें तो लड़की पसंद है और हमारे बेटे को भी। क्या कहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, अगले सप्ताह सगाई की तारीख पक्की करते हैं। क्या कहते हैं आप? अब हम क्या कहेंगे, जो आपने तय कर दिया वो ठीक है, फाइनल है। क्यों जी? जी जरूर। मैंने कहा था लड़का देखते ही हाँ कर देगा। बहुत लकी है हम, जो इतना अच्छा घराना मिला है निशा को। इसके हाथ पीले होते ही वो आईटी वाला लड़का था ना, उसको प्रियंका के लिए फाइनल कर देते हैं। वो लोग भी सभ्य हैं और प्रियंका उनको पसंद भी है। भगवान करे ये रिश्ता भी हो जाए तो अच्छा होगा। अच्छे दिन तो ठीक है, वो घुटने के दर्द के लिए तुम्हारा डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। आओ आओ चलो। अरे अरे दीदी, शीशे पे रहम करो रहम, कितनी सुंदर लग रही हो। अच्छा बताना, एंगेजमेंट पे ये पहन लूं कैसी लगेगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है दीदी, क्योंकि आपके ऊपर तो सारी साड़ियां अच्छी दिखती है। मैं आपके लिए हर्बल फेशियल लाई हूँ, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट। आपका फेशियल तो मैं ही करूंगी। मैं अभी बना के लाती हूँ। एक तरफ तो इंसान चांद और मंगल पर घर बनाने की बात कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो समाज, शर्म और संस्कार की आड़ में अपने ही हक के लिए लड़ने से कतराते हैं। आज भी न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म की रिपोर्ट नहीं लिखवाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बलात्कार के कुल जितने मामले दर्ज किए जाते हैं उनमें 95% केसेस में आरोपी पीड़िता का कोई जानने वाला ही होता है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में मुजरिम से ज्यादा बड़ा दाग उस पर लगता है जिसके साथ जुर्म हुआ है, और शायद इसीलिए लोग अपराधी को सजा दिलवाने के बजाय इस अपराध को छिपाने की, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। निशा भी समाज की इस मानसिकता से अच्छी तरह वाकिफ थी।
और यही मानसिकता ऐसे अपराधियों का हौसला और बढ़ाती है। तो क्या निशा भी किसी अपने की घिनौनी मानसिकता का शिकार हुई, या फिर यहां मामला कुछ और है? निशा, बेटा कहाँ जा रही है तू? मंदिर जा रही हूँ माँ। अरे पर जाने दो उसको। क्या बात है जाने मन। माय गॉड, तुम्हें पता है मेरी ना हंसी नहीं रुक रही ना। तुम ना खामखा घबरा रहे थे कि पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं उन्हें पुलिस तक पहुंचने नहीं दूंगी। ना कोई पुलिस, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। एक से एक शातिर दिमाग देखें, लेकिन तेरे दिमाग को दाग देनी पड़ेगी। जान से मार डालूंगा। चलो तुम्हारी प्लानिंग भी ठीक थी। अब तो जानो पैसे भी आ गए हैं। मुझे अभी भी क्यों लगता है कि तुम्हें सीधे सीधे अपनी मम्मी डैडी से बात कर लेनी चाहिए थी। क्या कह के मनाती उन्हें कि मम्मी पापा, मेरा ना एक मैरिड आदमी से चक्कर चल रहा है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, जो अपनी वाइफ से अभी तक डाइवोर्स भी नहीं ले पाया। यार कैसे छोड़ दूं उसे? तुम्हें तो पता है दुकान उसके नाम पे है, और जो थोड़ा बहुत वो खर्चा देती है बड़ी मुश्किल से उसमें मेरा सिगरेट और दारू का खर्चा निकलता है। मैं ना तुम्हारी क्वालिफिकेशन में ना एक वो गाल वर्ड लिखना ना भूल गई थी। ये पैसे लो और ये हार बेचो और एक दूसरे शहर में ना दुकान खरीदो हम दोनों के नाम से। तुम्हें पता है भरोसा बहुत बुरी चीज होती है। अब मेरे मम्मी पापा को ही देख लो, कितना भरोसा करते थे ना मुझ पर। क्या मिला बेचारों को? आज भी उनसे झूठ बोलकर आई हूँ कि मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी सी शांति तो मिलेगी ना मेरे दिल को। शांति शांति नहीं, अब मैं क्रांति करूंगी। क्रांति। यार तुमसे तो अभी डर लगने लगा है मुझे, तुम बहुत खतरनाक हो। चलो ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है? ये क्या कर रही है तू? तो अपना हिस्सा ले रही है? तुम्हारी सोचना छोटी की छोटी ही रहेगी हमेशा। अरे भाई हमने कहा आपकी गाड़ी आई, मुझे जाना है भाई। ज्यादा होशियार बन रहे हो। अरे देखिए हाथ मत लगाइए। सिद्धार्थ, बंदे ने आपका काम कर दिया है। मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ।
ये फालतू के पंगे करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारे घर से चुराए गए माल से हमारा काम हो रहा था, उतने पैसों में दुकान मिल रही थी हमें। तुम हमेशा छोटा ही सोचोगे ना। पहली बात, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया है, ये मेरा ही पैसा है। इकलौती लड़की हूं मैं अपने माँ बाप की। मेरे माँ बाप का जो है वो मेरा ही तो होगा, और सब कुछ मेरा होना चाहिए भी था। जब से वो मनोज प्रियंका मेरे घर में आ गई ना, तब से उससे हर चीज बांटनी पड़ती है मुझे। मेरे माँ बाप का प्यार, मेरे खिलौने, हर चीज। निशा, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। गुड गर्ल। देखो हमारे घर पे कौन आया है। ये है प्रियंका, तुम्हारी छोटी बहन, और प्रियंका ये है निशा, तुम्हारी बड़ी बहन। शेक है, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ये अबे ये क्या बेड इतना गंदा? अरे भाई प्रियंका आज से तुम्हारा रूम शेयर करेगी, इसलिए साफ करो सब कुछ। है हाँ? मम्मा आपने बुलाया? आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। आओ बैठो। ये देखो कितना सुंदर है ना, ये तुम्हारे लिए। वाओ। और ये तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। वाह निशा, देख तो प्रियंका पे कितना खिल रहा है ये। इस पे तो हर चीज अच्छी लगती है। बहुत प्यारा लग रहा है। अरे अगर अनाथ है तो अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ ना उसे। घर पे क्यों ले आए? मेरी पढ़ाई के लिए किसी ने नहीं सोचा, सारा खर्चा उसकी पढ़ाई में किया गया। अब निशा की शादी में सोच समझकर खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रियंका की भी तो शादी करनी है ना। अरे लगती क्या है तुम्हारी? हाँ? जो अपनी बेटी का हक मार रहे हो। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी उंगली टेढ़ी कर लेती हूँ। अब नहीं प्रियंका, बस। आओ निशा बेटा, तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, किस किस को कार्ड भेजना है? पापा, मुझे किसी दोस्त को नहीं बुलाना। क्या मतलब? बेटा तुम्हारी शादी है, कार्ड्स तो भेजने पड़ेंगे ना। चाचा, अभी दीदी इस कंडीशन में नहीं है, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं दीदी की सारी सहेलियों को जानती हूँ, मैं पर्सनली जाके उन्हें इनवाइट कर लूंगी। दीदी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। प्रियंका, मुझे भूख नहीं है। दीदी थोड़ा सा पी लीजिए ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज, मैं यहाँ रखती हूँ। अब तो मुझे बहुत लगी है।
निर्मला, ये हमारे घर में तो कोई आया नहीं। ये पर्स किसका है? पापा, ये तो नरेश का पर्स है। कौन नरेश? पापा, नरेश प्रियंका का बॉयफ्रेंड है, वही जिसे मैंने उससे मिलने से मना किया था। उस दिन जो भी आया था या पीछे से ही आया था, कहीं वही तो नहीं है? पर वो ऐसा क्यों करेगा? पापा, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और मैंने उसे एक दो बार प्रियंका से मिलने से मना भी किया था, और वो इसी वजह से मुझसे नफरत भी करता है। पर इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी हरकत। यही हुआ होगा ना। पर्स उड़ के तो यहां पहुंचा नहीं होगा, भागते समय उसकी जेब से निकल के गिर गया होगा। बेटा, तेरी इज्जत की वजह से, इस घर की इज्जत की वजह से हम पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं, मजबूर हैं। पर तू चिंता मत करना, मैं उसे उसके किए की सजा दिला के रहूंगा। पर पापा, वो तो कभी हमारे घर आया नहीं। उससे कैसे पता कि आप उस दिन बैंक से जेवर और पैसे लाने वाले हो और आप लोग उसी दिन घर से बाहर जाने वाले हो? सच सच बताओ प्रियंका, उस दिन तुम कहीं उसे मिलने तो नहीं गई थी? नहीं चाची जी, मैंने उस दिन से उससे कभी बात नहीं की, ना मैं उससे मिली और ना ही उसके फोन कॉल्स का जवाब दिया। पापा, अब प्रियंका हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेगी। कैसे कर सकते हो तुम इतना गिरा हुआ काम? मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम कैसे निकले? क्या हुआ है और क्या किया है मैंने? बनने की कोशिश मत करो नरेश। तुम्हारा पर्स मेरे घर के आंगन के वहां मिला था। कैसे पहुंचा वो वहां? मेरा पर्स तुम्हारे घर के आंगन में? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पर्स तुम्हारे घर के आंगन में कैसे पहुंचा? मैं बताती हूँ कैसे पहुंचा। तब पहुंचा जब तुम मेरे घर में आके चोरी करके मेरी दीदी के साथ घिनौना काम करके वहां से भाग रहे थे। तब गिरा तुम्हारी जेब से। किसी को जानने में इतनी बड़ी गलती मैंने कभी नहीं की। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मत करो मुझ पर विश्वास, लेकिन बस एक बार बता दो ये कब हुआ? तुम्हें सब पता है क्योंकि तुम ही ने। हाँ, मुझे सब पता है, मैंने ही। बस एक बात बता दो, कब हुआ ये? 13 तारीख को। तो तुमको कब मिला मेरा पर्स? आज मतलब 16 तारीख। 15 तारीख को मेरा पर्स चोरी होता है, 16 तारीख को ये पर्स तुमको मिलता है। मतलब मुझे उस क्राइम में फंसाया जा रहा है जो 13 को हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो नरेश। प्रियंका, मैंने पुलिस में FIR भी लिखाई है, मेरे पास FIR कॉपी भी है। ये खुद ही सोचो प्रियंका, मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगा? जो इंसान किसी से 1 रुपया उधार तक नहीं लेता वो तुम्हारे घर में चोरी करेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या गलत। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी दीदी
मेरे परिवार के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, और अगर वो तुम नहीं हो तो फिर और कौन है? ओहो, प्रियंका देना कपड़े बराबर नहीं रख सकती ये लड़की। निशा, निशा, क्या हुआ मामा? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? Oh my God! ये गहना? पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रियंका ऐसा नहीं कर सकती। अगर ये बात चोरी की है तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? I mean, दीदी की तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। तुम्हें नहीं पता प्रियंका, निशा की संगत ठीक नहीं थी। और एक रघुबीर एक शादीशुदा आदमी है, और निशा का उसके साथ बहुत मिलना जुलना है। रघुबीर? कौन रघुबीर? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना दीदी के मुंह से। इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो नाम लेने लायक ही नहीं है। शादीशुदा है, उम्र में उससे बहुत बड़ा है, छोटा मोटा गुंडा है और अपनी बीवी के पैसों पे पलता है। क्या बताती वो तुमको? तुम्हें कैसे पता? अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई मुझे अरेस्ट करने? क्योंकि हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। चाचा कह रहे थे, लेकिन दीदी ने मना कर दिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है प्रियंका, क्योंकि मेरे पास मेरी बेगुनाही के सबूत हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र। जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता है। किसी की शक्ल सूरत देखकर उसकी सोच को जान पाना बेहद मुश्किल काम है। निशा ईर्ष्या की शिकार थी। एक अच्छी बहन और बेटी के रूप में पेश आने वाली निशा प्रियंका के लिए अपने दिलो दिमाग में इतना जहर लेकर बैठी है, इसका अंदाजा ना तो उसके माँ बाप को था और ना ही खुद प्रियंका को। राजेंद्र और निर्मला ने अपनी भतीजी और बेटी के बीच कभी कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन निशा की इनसिक्योरिटीज ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि वो अपने ही परिवार को अपनी साजिश का शिकार बना बैठी है। क्या प्रियंका नरेश की बातों पर यकीन करेगी? और निशा की सच्चाई जानने के बाद वो क्या कदम उठाएगी? या फिर कहीं निशा खुद ही तो किसी षड्यंत्र की शिकार नहीं हो रही? प्रियंका, कहां से आ रही हो? जी, वो मैं नरेश के पास गई थी। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे मिलने गई थी। दीदी प्लीज ऐसा मत कहो, नरेश निर्दोष है। हाँ, वो उसका पर्स हवा में उड़ के गिर गया ना, और ये चोरी हुए गहने हवा में उड़ के तेरी अलमारी में पहुंच गए ना, है ना? प्रियंका, तुझे इस घर में क्या कमी रह गई थी जो तूने ऐसा किया? क्यों है तुझे मुझसे इतनी नफरत? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे साथ। पापा तुझे कितना प्यार करते हैं, क्यों किया तूने ऐसा? प्रियंका, एक लड़के के लिए तुमने प्यार देने वाले परिवार को बर्बाद कर दिया। प्लीज चाची, प्लीज चाचा, मेरा विश्वास कीजिए। ये जेवर मेरी अलमारी में कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। हाँ, बोल देना, मैंने रखे। मैं आप सबको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, पर मेरा विश्वास कीजिए। इस घर की खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ।
प्लीज मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ ले, कोई भी जॉब चलेगा। इसके बारे में किसी से भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और तुम शाम को आते समय अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेती आना। तुम अभी तक गई नहीं यहां से? कितनी बेशरम हो तुम, या फिर हम सबकी जान लेकर जाने का इरादा है? ये नेहा के नाम से दीदी ने किसका नंबर सेव किया है? हो ना हो इन सब के पीछे कहीं निशा दीदी खुद तो नहीं है? उठाओ और उसको लेके आओ हमारे पास, फिर हम देखते हैं उसको क्या करना है। अरे लेके आओ यार, तुम कैसा नहीं लेके आओगे तुम? क्या है? देख रहे नहीं, हम फोन पे बात कर रहे। हाँ बोलिए। सर मैंने आपके पास कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई मारपीट और सर पर्स चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कुछ पता चला क्या सर? क्या नाम है तुम्हारा? सर नरेश। हाँ, तुम्हारा पर्स तो नहीं मिला, पर हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है जिन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट की। रमेश नगर के लड़के हैं। रमेश नगर मतलब रघुवीर का इलाका? कौन रघुवीर? सर मेरा वॉलेट किसी एक घर में देखा गया है सर। मुझे ऐसा लगता है कि वॉलेट चोरी होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे किसी प्लान के तहत फंसाया जा रहा है सर। प्रियंका। हेलो नरेश। प्रियंका मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। उस दिन जिन्होंने मेरा पर्स चुराया ना, मोस्ट प्रोबेबली वो रघुवीर के आदमी है। हाँ मुझे लगता है कि दीदी रघुवीर से ही मिलने जा रही है। मैं उनका पीछा करती हूँ। प्रियंका अपनी लोकेशन पे जो भी। हाँ नरेश। मेरा शक सही था सर। चढ़िए तुझे क्या लगा मैं अपना फोन नहीं चेक करूंगी? रघुवीर की 4 मिनट की कॉल नहीं देखूंगी? मैंने देखा तुझे मेरे पीछे आते हुए। तू चाहती क्या है? हाँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझसे हर चीज बांटी, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तुझे मेरी और मेरी मम्मी पापा की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तुझे पता है अब ना तुझे इस दुनिया से ही बाहर निकलना होगा। सब तेरी वजह से हुआ है। जब भी माता पिता बच्चों के प्रति अपने प्यार में संतुलन नहीं रख पाते हैं, किसी एक बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो दूसरे बच्चों के मन में ईर्ष्या का भाव आना स्वाभाविक है। और यह ईर्ष्या कभी कभी खतरनाक रूप भी ले लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। घर में चाहे नए बच्चे का जन्म हो या फिर किसी बच्चे को गोद लिया जा रहा हो, माँ बाप की पहली जिम्मेदारी यह है कि बड़े बच्चों को कभी भी यह एहसास ना हो कि नया मेहमान माँ बाप से उनके प्यार को बांटने आया है, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि उनके प्रति आपका प्यार अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। बल्कि नए मेहमान के आने से तो घर में प्यार और बढ़ेगा, बटेगा नहीं।
राजेंद्र और निर्मला ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनका प्रियंका को अपने परिवार में शामिल करना निशा को तकलीफ भी पहुंचा सकता है। निशा बचपन से ही इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा की भावना की शिकार थी, लेकिन उसके माँ बाप को इसका अंदाजा ही नहीं था। ईर्ष्या से पीड़ित निशा अच्छे बुरे का होश खो बैठी और अपना बदला लेने के लिए एक के बाद एक ऐसे रास्ते इख्तियार करती चली गई जिनसे उसने अपने परिवार को तो नुकसान पहुंचाया ही, खुद कानून की नजरों में भी वो गुनहगार बन गई। प्रियंका की पारखी नजरों ने अपनी चचेरी बहन के षड्यंत्र को भांप लिया और उसने डरकर नहीं, डटकर असली गुनहगारों को कानून के हवाले किया। रघुवीर और निशा को हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसीलिए ईर्ष्या के दानव से रहें सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डटकर।